कोरल रीफ का जो बेसिक्स था वो तो हमने समझ लिया। आज हम जानेंगे आइडियल कंडीशंस फॉर द कोरल रीफ, यानी कि कोरल रीफ की वृद्धि के लिए आदर्श स्थितियां कौन सी होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। ये है कोरल रीफ। आइडियल कंडीशन में जो पहली होती है वो है वार्म वाटर टेम्परेचर, ठीक है ना। यानी कि जहां पर जो समुद्र का पानी होता है ना बहुत ठंडा होता है, जैसे जो पोलर रीजन होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर आपको कोरल रीफ देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो इक्वेटर का जो रीजन है या फिर जो सब ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वहां ही ये देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो पानी का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इस रेंज से बाहर निकलता है तो जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है कोरल और जूजेंथली के बीच में वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, कोरल मर जाते हैं, कोरल ब्लीचिंग होने लगती है और इस तरीके से कोरल डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है टेम्परेचर। आगे समझते हैं क्लीन एंड क्लियर वाटर, ठीक है। देखो हो गया क्या कि अगर पानी में बहुत सारा गंदलापन है, बहुत सारी मिट्टी है, ठीक है ना, सेडिमेंट्स हैं, तो फिर क्या होगा, वो सेडिमेंट्स क्या करेंगे, जो कोरल पॉलिप्स होते हैं उनका मुंह बंद कर देंगे, उसके ऊपर जो सेडिमेंट्स जम जाएंगे और वो मर जाएंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर पानी बहुत गंदा है, ठीक है ना, तो जो सनलाइट होगी वो एल्गी तक यानी जूजेंथली तक पहुंच नहीं पाएगी, और जब एल्गी तक सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी तो फिर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो फिर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और कोरल एंड जूजेंथली दोनों ही डेड हो जाएंगे। इसके अलावा है सनलाइट अवेलेबिलिटी, आपको बताया ही, ठीक है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो ये भी जरूरी है। आगे समझते हैं मॉडरेट वाटर मोशन। देखो वाटर मोशन से फायदा क्या होता है, मान लो ये है कोरल लीफ, ठीक है, तो अगर वाटर का मोशन हो रहा होगा, धीरे धीरे पानी बह रहा होगा, तो यहाँ पर मान लो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहकर यहाँ तक पहुँचेंगे और वो किसको मिल जाएंगे, कोरल रीफ को मिल जाएंगे, इन कोरल्स को मिल जाएंगे। तो जब धीरे धीरे वाटर मोशन होता है तो न्यूट्रिएंट्स बहकर यानी पोषक तत्व बहकर यहाँ पर आते रहेंगे और इनकी ग्रोथ में मदद करेंगे, ठीक है ना। सो कोरल प्रेफर मॉडरेट वाटर मूवमेंट, जेंटल करंट्स हेल्प डिलीवर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू कोरल, ठीक है ना। और साथ में अगर पानी धीरे धीरे मूव हो रहा होगा तो सेडिमेंट्स यहाँ जमा नहीं होंगे, वो धीरे धीरे आगे बहकर निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये जो वेव का एक्शन है या वाटर मूवमेंट है ये काफी तेज है तो फिर क्या होगा, एक्सेसिव वेव एक्शन और टर्बुलेंस कैन डैमेज कोरल पॉलिप्स, ठीक है ना। बहुत तेज यहाँ धाराएं चलने लगी तो ये डैमेज हो सकते हैं। आगे होता है सैलिनिटी लेवल। जो सैलिनिटी लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 32 पीपीटी से लेकर के 42 पीपीटी यानी कि पार्ट्स पर 1000। आपको पता होगा ना कि जो समुद्र का जो सैलिनिटी लेवल होता है लगभग 35 पीपीटी के आसपास होता है, ठीक है। तो इन कोरल्स के लिए 32 से लेकर 42 पीपीटी तक जो सैलिनिटी लेवल है वो ठीक रहेगा, लेकिन इस जो भी हो वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो जहाँ पर कोरल उगे हुए हैं वहाँ पर 32 है मान लो सैलिनिटी लेवल और कुछ दिन बाद वहाँ 42 पहुँच जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि है तो रेंज में, लेकिन इसमें क्या होता है, स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सैलिनिटी लेवल में फ्लक्चुएशन है, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ें, यानी कि जो सैलिनिटी लेवल 32 से 42 के बीच में होना चाहिए और वो भी स्टेबल होना चाहिए, तो ही जो कोरल ठीक से ग्रो करेंगे और वो हेल्दी रहेंगे। आगे समझते हैं। अगला है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। कोरल की ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए होते हैं, ठीक है ना, फास्फोरस चाहिए होते हैं, तो ये होने चाहिए। तो अगर वाटर मूवमेंट हो रहा है तो धीरे धीरे यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स पहुंचने लगेंगे। लेकिन अगर न्यूट्रिएंट बहुत ही ज्यादा आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, जो इसके ऊपर जो एल्गी रहते हैं, समझ गए ना, शैवाल रहते हैं, जूजेंथली रहते हैं, वो बड़ी तेजी से ग्रो कर जाएंगे, तो फिर क्या होगा, जो कोरल होंगे वो नीचे घुट कर मर जाएंगे, ठीक है ना। सो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इनपुट कैन लीड टू ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी पोटेंशियली स्मूथनिंग द कोरल्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, सनलाइट मिल ही रही है, तो ये जो जूजेंथली बड़ी तेजी से ग्रो करेंगे और एक बड़ी लेयर बना देंगे कोरल के ऊपर, और जिस तरीके से कोरल डेड हो सकते हैं। आगे बात आती है पीएच बैलेंस। जहां पर कोरल सामने आते हैं, कोरल रीफ सामने आती है, ठीक है ना, वहां पर जो पीएच वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 7.8 से 8.4 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। साथ में ये कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। सो स्टेबल पीएच इज क्रूशियल फॉर कोरल कैल्सिफिकेशन। जो कैल्शियम की संरचना होती है ना, स्ट्रक्चर होता है कोरल, उसकी ग्रोथ के लिए ये जो स्टेबल पीएच भी जरूरी है, यानी इस रेंज में होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए,
ठीक है ना। और ये कोरल कैल्सिफिकेशन क्या होता है, इज द प्रोसेस बाय विच कोरल बिल्ड दियर कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन्स। आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि जो कोरल्स होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, एक स्केलेटन जो इनका होता है व्हाइट कलर का होता है, जो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना। और वो प्रोसेस होता है कोरल कैल्सिफिकेशन, ठीक है ना, यानी कि लाइमस्टोन के बने होते हैं ये। तो यहाँ पर पीएच बैलेंस आपको कितना याद रखना है, 7.8 से लेकर 8.4, और वो भी स्टेबल होना चाहिए। अंत में एक हम और समझ लेते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की हम बात करें, जैसे ओवर फिशिंग, पॉल्यूशन वगैरह भी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो कोरल रीफ को काफ़ी नुकसान हो सकता है। यानी कि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती हैं, मानवजनित गतिविधियां होती हैं, वो कम से कम होनी चाहिए। इनसे कोरल्स को हमें बचाना होगा, यानी कि लो ह्यूमन इम्पैक्ट्स। अगर ह्यूमन इम्पैक्ट्स बढ़ेगा तो कोरल को नुकसान होगा। तो ये है आइडियल कंडीशन फॉर कोरल ग्रोथ।